शुरुआती दौर में मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे बंद होने के कगार पे आया, वहाँ पे मार्केट 1% के ऊपर का यहाँ पे जंप लगाया। जी हाँ, मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ। आज अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 में करीबन ऑलमोस्ट 1.1% का जंप देखने को मिला। लेकिन एक बात यहाँ पे इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है। अगर वही स्थिति मिड कैप और स्मॉल कैप का आप देखोगे तो वहाँ पे दबाव में बंद हुआ। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि स्मॉल कैप मिड कैप करीबन 1-1.5% टूट जाएंगे, लेकिन वहाँ पे खरीदारी होते होते कुछ वहाँ पे रिकवरी हुआ, लेकिन लास्ट में बंद होते होते फिर भी दबाव में देखने को मिला। जैसे कि अगर मैं निफ्टी मिड कैप 150 की बात करूँ तो करीबन 0.37% डाउन में बंद हुआ। वैसे ही स्मॉल कैप 250 का आंकड़ा देखें तो यहाँ भी 0.36% का दबाव देखने को मिला। एक बात तो तय है कि अभी भी दबाव है। आप मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स देखो कि निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स ने इंडेक्स को, लार्ज कैप इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। लेकिन अगर ओवरऑल मैं मार्केट का कंडीशन देखूं तो आने वाले समय में दबाव बढ़ सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि क्रूड ऑयल के प्राइस में अगर आप स्थिति देखोगे तो 95-96 के ऊपर यहां पे ट्रेड कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में देखा जाए तो ये काफ़ी महंगा है। अभी भी अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे 100 के आसपास क्रूड ऑयल मूव कर रहा है और ये अच्छे संकेत नहीं है। बस एक पॉजिटिव पॉइंट है कि 100 के ऊपर यहाँ पे आंकड़ा भी जाता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है, जिससे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रहा है। गिरावट हो रहा है, लेकिन फिर से अगले दिन कुछ आंकड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन हर दिन यहाँ पे आंकड़े पॉजिटिव नहीं होंगे। अभी जो स्थिति है इसमें दबाव बढ़ सकता है। इन्वेस्टर अगर ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे अब आज खरीदारी हुआ है तो अब यहाँ से मार्केट जंप लगा के ऊपर की ओर मूव करेगा, तो ये कहना काफ़ी मुश्किल है, कोई नहीं यहाँ बता सकता। लेकिन अभी जो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, देखो निफ्टी 50 में यहाँ पे 22,800 का एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है और 23,600 का एक यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसके बीच में हो सकता है कि निफ्टी 50 कुछ दिन तक ट्रेड करे और अगर मार्केट में फिर से क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो ऊपर की ओर भागा तो वहाँ पे गिरावट बड़े बड़े फिगर में देखने को मिल सकता है, जो कि अभी पॉसिबिलिटी है, ऐसा दबाव देखने को मिल सकता है। अब देखो ऐसी स्थिति में अगर आप नोटिस करोगे तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पे कैश होल्डिंग अब इंक्रीज़ हो रहा है। जी हाँ, कैश होल्डिंग एलोकेशन की बात कर रहा हूं। जो नए इन्वेस्टर हैं उनको मैं बता दूं, कैश होल्डिंग एलोकेशन क्या होता है। फंड में फंड मैनेजर कुछ कैश के तौर पे पैसा रखता है कि अगर मार्केट में कुछ गिरावट हुआ तो हम सस्ते प्राइस पे इन्वेस्टमेंट कर सकें, या फिर रिडम्पशन का प्रेशर आया तो इन्वेस्टर का पैसा हम सही समय पे वापस कर सकें, तो कुछ % कैश होल्डिंग देखने को मिलता है। कई बार देखोगे तो कैश होल्डिंग ऊपर जाता है, कई बार नीचे देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं अभी का आंकड़ा देखूं तो कैश होल्डिंग एलोकेशन कई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इंक्रीज किया है। अब ये दर्शाता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर काफ़ी क्रिएटिव होकर कुछ पैसा यहाँ पे कैश में रखना चाहते हैं। इससे ये एहसास होता है कि मार्केट में यहाँ पे दबाव अभी आ सकता है और इसीलिए कैश होल्डिंग एलोकेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरह से हम देखें तो कुछ म्यूचुअल फंड या अपना कैश यूटिलाइज किए हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं इस गिरावट में, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा था, इसी गिरावट का इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिला है। चलिए आपके सामने कुछ डेटा रखता हूँ कि कहाँ पे कैश होल्डिंग एलोकेशन बढ़ रहा है और कहाँ पे कैश होल्डिंग एलोकेशन कम हो रहा है। लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर SBI म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो यहाँ पे कैश होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हुआ है, करीबन 21% यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर मैं क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहाँ पे 219% जंप हुआ है कैश होल्डिंग एलोकेशन में। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ा फिगर है। 219% अगर कैश होल्डिंग एलोकेशन जंप हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे AMC काफ़ी कंजर्वेटिव होके प्लान कर रही है कि मार्केट में और गिरावट होगा और तब जाके हम पैसा पार्क करेंगे। वैसे ही ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में जो ये कैश होल्डिंग एलोकेशन है वो 22% जी हाँ इंक्रीज हुआ है। आंकड़े बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड का जो ये आंकड़ा है ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज कर रहा है। वैसे ही अगर मैं आपके सामने कुछ वैसे म्यूचुअल फंड हाउस रखूं जहां पे कैश एलोकेशन कम हो रहा है, जैसे HDFC म्यूचुअल फंड का यहाँ पे जो कैश होल्डिंग है वो 30% से कम हुआ है, इट मीन्स कि रिड्यूस किया गया है। वैसे ही मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो यहाँ भी कैश एलोकेशन को कट किया गया है, नियर अबाउट 48% यहाँ पे कट हुआ है। और पराग परिक म्यूचुअल फंड हाउस में यहाँ पे जो कैश होल्डिंग कट हुआ है वो करीबन 29% के आसपास। देखो अगर देखा जाए तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, पराग परिक जो म्यूचुअल फंड है यहाँ पे ऑलरेडी कैश होल्डिंग ज़्यादा था और इसीलिए यहाँ पे कट होता हुआ देखने को मिल रहा है।
और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में अगर और ज़्यादा दबाव हुआ तो ऐसे फंड हाउस में कैश होल्डिंग एलोकेशन इंक्रीज होगा। अब चलिए वो आंकड़ा मैं आपके सामने रखता हूँ कि सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग अमाउंट किस म्यूचुअल फंड हाउस के पास है। आज की स्थिति में देखें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड में करीबन 26,000 करोड़ के ऊपर का यहाँ पे जी हाँ आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 21,503 करोड़ था जनवरी में, वो फरवरी में बढ़कर 26,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। दूसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है 15,514 करोड़ का आंकड़ा है, जो कि 12,638 था जनवरी में, वो फरवरी में बढ़ के यहाँ पे 15,514 देखने को मिला। क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो जो 1,634 करोड़ का यहाँ पे जनवरी में आंकड़ा था वो बढ़ के 5,210 करोड़ हो गया। यही आंकड़ा सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर रहा है, 219% का जंप कैश होल्डिंग एलोकेशन में। ये दर्शाता है कि म्यूचुअल फंड एएमसी यहाँ पे काफ़ी सतर्क होके और यहाँ पे फंड मैनेजर ये अनुमान लगा रहे हैं कि गिरावट और ज़्यादा हो सकता है। वैसे ही डीएसपी म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 4,088 करोड़ का आंकड़ा था कैश होल्डिंग का, वो बढ़ के 5,030 देखने को मिला। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड में जो 3,570 करोड़ का आंकड़ा था वो 4,592 करोड़ का देखने को मिला। कैश होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखो अगर कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, जी हाँ गिरते हुए मार्केट में भी आप धीरे धीरे कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो, तो ये नुकसान का भी एक सौदा है। अगर मान लो फंड हाउस सही समय पे उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाई, सही समय पे इन्वेस्ट नहीं कर पाई, मार्केट वहाँ से एक बॉटम बना के रिकवर कर गया और पैसा धरा का धरा रह गया, तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टर का नुकसान काफ़ी बड़े फिगर में देखने को मिलता है। हाँ, डाउन साइड प्रोटेक्शन वैसे म्यूचुअल फंड में देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल रिटर्न का जो आंकड़ा है वहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिलेगा। और कई बार ऐसा पारंपरिक म्यूचुअल फंड हाउस के साथ देखने को मिल रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा देखने को मिलता है, कैश होल्डिंग अमाउंट काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होता है, लेकिन जब रिटर्न की बारी आती है तो कई बार फंड हाउस सही समय पे उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाते। जी हाँ, कुछ जो डिसीजन होता है वहाँ पे वो डिसीजन गलत होता है और उसके चलते वहाँ पे रिटर्न का आंकड़ा थोड़ा कम देखने को मिलता है। और ये हर एक एमसी के साथ है जिनके पास कैश होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। और अभी अगर मैं पिछले 4 से 5 महीने का आंकड़ा देखूं तो क्वांट म्यूचुअल फंड अपने जो भी टोटल एयूएम है उसका एलोकेशन अगर हम देखें तो कैश का ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे पारंपरिक मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के साथ भी है। पिछले कुछ 5 से 6 महीने में अगर आंकड़ा देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो कैश होल्डिंग था वो करीबन 25% के ऊपर भी चला गया था। तो ऐसे स्थिति में देखो ऐसे फंड में कई बार रिटर्न कम हो जाता है और पिछले अगर आप 5 महीने 6 महीने का आंकड़ा देखोगे तो ऐसे म्यूचुअल फंड का रिटर्न काफ़ी नेगेटिव भी देखने को मिला। एक तरफ कैश होल्डिंग जो एलोकेशन है वो इन्वेस्टर के लिए सही भी होता है, गिरावट में कुछ बड़ा गिरावट हुआ तो फंड हाउस वहाँ पे कुछ उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगी, लेकिन दूसरी तरह से कहीं नुकसान भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।